गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय अर्थात अविकारी। अविकारी वे होते हैं जिनमें किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो विकार रहित होते हैं वही अविकारी होते हैं। तो अव्यय भी अविकारी ही होते हैं। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी होता है। तो अव्यय वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय वही शब्द होते हैं जो अविकारी, अर्थात विकार रहित जो शब्द होते हैं वे अव्यय होते हैं। तो अव्यय की परिभाषा इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वे अव्यय या अविकारी शब्द कहे जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं आता है, वे किसी भी हाल में परिवर्तित नहीं होते, तो वही शब्द अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अव्यय के 4 भेद बताए गए हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के शब्दों में, संबंध बोधक के शब्दों में, समुच्चय बोधक के शब्दों में और विस्मयादि बोधक शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, वचन के आधार पर हो, काल के आधार पर हो, कारक के आधार पर हो आदि। इस तरह से अविकारी वही शब्द होते हैं जो विकार रहित होते हैं, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वही अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के अविकारी शब्द हम व्याकरण की दृष्टि से पढ़ते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द कहलाते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जब किसी शब्द से क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, या क्रिया की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे। कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलता है उसकी क्रिया है, लेकिन वो कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो वो उस क्रिया की विशेषता को व्यक्त कर रहा है, तो वो क्या बन रहा है? क्रिया विशेषण, क्योंकि वह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो क्रिया विशेषण बन रहा है। तो वो क्या हो रहा है? अव्यय शब्द बन रहा है। और कछुआ पुल्लिंग है तो उसको हमने कहा धीरे धीरे चलता। अब देखिए इसमें किस तरह से परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वो अव्यय के अंतर्गत आ रहा है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, बिल्ली धीरे धीरे चलती है। बिल्ली स्त्रीलिंग है, फिर भी उसमें जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात क्रिया विशेषण है, उसमें किसी भी प्रकार से लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो क्या है? अव्यय। तो बिल्ली भी धीरे धीरे चलती, कछुआ भी धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ पुल्लिंग है और बिल्ली स्त्रीलिंग है, फिर भी उनके क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है,
इसलिए वो अव्यय के अंतर्गत आते हैं। और वो किसका उदाहरण है? क्रिया विशेषण का उदाहरण। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। 4 भेद बताए गए हैं या व्याकरण में क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा ऐसे दी जा सकती है कि जब हम क्रिया के होने के स्थान का बोध करते हैं, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है वे कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे राम नीचे गया, राम नीचे गया, तो नीचे जो क्या है वो स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल का अर्थ होता है समय, तो समय का बोध कराने वाला शब्द ही उस क्रिया की विशेषता को व्यक्त करता है। तो जिन शब्दों से हम समय, क्रिया के होने के समय का बोध कर पाते हैं, तो वो उसकी विशेषण के रूप में कार्य करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो वो क्या बन जाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हम कह सकते हैं कि काल, काल अर्थात समय का बोध होना, तो समय का बोध कराने वाला जितना भी शब्द होगा, यदि क्रिया से पहले आता है तो वो समय का बोध कराने वाला शब्द उस क्रिया की विशेषता के रूप में कार्य करता है, और वो किसके? क्रिया विशेषण के दूसरे भेद अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बनता है। जैसे कह लें कि मैं निरंतर घूमने जाता हूं, या मैं लगातार पढ़ रहा हूं, तो ये निरंतर, लगातार, ये सब क्या है? काल की विशेषता बताने वाले हैं, समय का बोध कराने वाले हैं, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का जो तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है विधि, प्रकार से, किस तरीके से, अर्थात क्रिया हम किस विधि से कर रहे हैं, क्रिया करने का हमारा तरीका क्या है, किस प्रकार हम क्रिया कर रहे हैं, तो विधि को, तरीके को ही रीति कहते हैं। तो इसमें रीतिवाचक अर्थात जो क्रिया के होने के विधि के बारे में बताए, तो वही क्रिया की विशेषता को भी व्यक्त करता है, तो इसलिए उसका नाम दिया गया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की विधि का बोध कराने वाला, क्रिया किस तरीके से हो रही है इसका बोध कराने वाला जो शब्द होता है वही कहलाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे राम जल्दी जल्दी लिखता है, राम जल्दी जल्दी लिखता है, तो जल्दी जल्दी क्या है? क्रिया के होने की विधि है, क्रिया के होने का तरीका है, तो हम किस विधि से करते हैं, किस तरीके से करते हैं क्रिया को, वो किसके अंतर्गत आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मात्रा का बोध हम, क्रियाओं की मात्रा का
बोध हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए भी है चौथा भेद, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हमने कितनी क्रिया की? कम की, ज्यादा की, अधिक की, बहुत की? तो ये कम, ज्यादा, बहुत, ये जो शब्द हैं वो किसके ओर संकेत कर रहा है? मात्राओं की ओर संकेत कर रहा है। तो क्रिया की मात्रा का बोध इन्हीं से होता है, इन सब शब्दों से। वो किसके अंतर्गत आते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो मैं खूब पढ़ता हूं, मैं खूब पढ़ता हूं। तो खूब क्या है? वो पढ़ने की जो क्रिया है उसकी मात्रा का बोध करा रहा है। तो मात्रा का बोध होने से वो क्या बन रहा है? परिमाणवाचक बन रहा है। मैं कम पढ़ पाया, आज मैं बहुत लिखा। तो बहुत जो है वो मात्रा का बोध करा रहा है, और लिखने की क्रिया मैंने की। तो क्रिया की मात्रा का ही बोध इससे हो रहा है, कम से, बहुत से, अधिक से। तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको ये चार भेद स्पष्ट हो गए होंगे। एक बार पुनः मैं इसकी परिभाषा को और इसके भेदों के नाम को दोहराती हूँ और आप लोग अच्छे से समझ जाइए। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हम क्रिया की विशेषता को व्यक्त करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यदि हम कहें कि राजीव बैडमिंटन अच्छा खेलता है, राजीव बैडमिंटन अच्छा खेलता है, तो अच्छा खेलता है, खेलने की जो क्रिया है वो किस शब्द से व्यक्त हो रही है? उसकी विशेषता किस शब्द से व्यक्त हो रही है? अच्छा से। तो अच्छा क्या है? क्रिया विशेषण। और या अचानक गिर पड़ा, या कहें सीता अचानक गिर पड़ी, अचानक गिर पड़ी। गिर पड़ने की जो क्रिया वो कैसे हुई? अचानक हुई। तो वो उस क्रिया की विशेषता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। अचानक शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता को व्यक्त कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के चार भेदों को मैं पुनः दोहराकर आपको बताती हूँ। इसके चार भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थान में स्थान का बोध होगा, अर्थात जिस स्थान पर क्रिया होती है वो स्थान का बोध कराता है, तो वो उसी क्रिया की विशेषता को व्यक्त करता है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाता है। जो काल का बोध कराता है, अर्थात समय का बोध, क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है वही उसके विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, तो इसलिए वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और तीसरा जो है वो रीतिवाचक, रीति अर्थात क्रिया के होने के ढंग को व्यक्त करता है, क्रिया के होने के विधि को बताता है, क्रिया के होने के तरीके को स्पष्ट करता है। जिन शब्दों से क्रिया के होने के विधि को, तरीके को, ढंग को जाना जा सकता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे
मैं झटपट मैं झटपट कार्य कर लेती हूँ, मैं झटपट कार्य कर लेती हूँ। तो झटपट क्या है, वो क्रिया के होने की विधि या तरीके को व्यक्त कर रहा है, तो वो रीतिवाचक हुआ। उसी तरह से चौथा जो भेद है परिमाणवाचक, अर्थात मात्रा का बोध कराने वाला। तो बहुत कम, अधिक, ज्यादा आदि शब्दों से हम मात्राओं का बोध कर सकते हैं क्रियाओं के, तो वो मात्रा का बोध कराता है, तो इसलिए वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। चल रहा है। स्क्रीन लॉक्ड है। लॉक हो जाता है।